हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्लास हमारी जो स्टॉप हुई थी वो हुई थी हमारे वैल्यूएशन प्रिंसिपल पे। तो एक बार फटाफट से मैं वैल्यूएशन के प्रिंसिपल रिकॉल कर देता हूँ। मैंने वैल्यूएशन प्रिंसिपल खाली आपको लास्ट क्लास के अंदर जो स्टॉप करा था वो करा था फिनिश बुक और डब्ल्यूआईपी के ऊपर मैंने स्टॉप कर दिया था। मैंने बोला था कि भैया जो आपका यहाँ पे रूल लगने वाला है वो रूल लगने वाला है क्या, लोअर हो कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर का, है ना। मतलब आपको अपनी कॉस्ट निकालनी है और अपना क्या निकालना है, एनआरवी निकालनी है। जो कम अमाउंट होगी हम उस पर रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। तो मैंने बताया था कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट का मतलब परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट प्लस अदर कॉस्ट, जैसे मोल्डिंग वगैरह के खर्चे मैंने आपको बताए थे। और एनआरवी कैसे निकालते हैं, कितना पैसा हमें मिलेगा मार्केट से, हम कितना पैसा बेच सकते हैं, लेस बेचने हमने जो खर्चा करा होगा वो माइनस कर देंगे सेलिंग ओवरहेड, तो हमारी एनआरवी निकल कर आ जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूआईपी की कोई एनआरवी होती नहीं है। तो डब्ल्यूआईपी में हमें क्या करना होता है, थोड़ा रिवर्स होकर चलना पड़ता है। बोलो हाँ ये ना। अगर हमारा प्रोडक्ट 50% कंप्लीटेड है और 50% कंप्लीटेड नहीं है, हमारा प्रोडक्ट तो 50% कंप्लीट होने के 50 कंप्लीटेड है और 50 और कंप्लीट होने के बाद बिकेगा ना, तो हमारे पास यहाँ की एनआरवी नहीं है, हमारे पास फिनिश गुड्स की एनआरवी है, हाँ है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ वाली एनआरवी में से ये जो बीच की कॉस्ट होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, वो माइनस कर देते हैं। तो हम पीछे लेकर आए थे सेलिंग प्राइस को, आया भी नहीं आया, और सेलिंग ओवरहेड माइनस कर देते हैं, हमारी डब्ल्यूआईपी की एनआरवी निकल के बाहर आ जाती है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी। चलिए अब खैर ये वाला तो बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं कि भैया आप रॉ मटेरियल को किस पे रिकॉर्ड करोगे। तो देखो रॉ मटेरियल के अंदर ना कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर का प्रिंसिपल नहीं लगता, ये मैं आपको पहले बताया था। कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर का प्रिंसिपल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि रॉ मटेरियल से आप कुछ भी रियलाइज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि रॉ मटेरियल को हम बेचते नहीं है, ये ध्यान रखना। हम रॉ मटेरियल को बेचते नहीं है, इसे रॉ मटेरियल को तो कभी भी हम कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर के प्रिंसिपल पे अप्लाई करते ही नहीं है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल को कंजम्पशन करने के लिए खरीदते हैं, ना कि बेचने के लिए खरीदते हैं। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बोलिए फटाफट से हाँ या ना। अरे बोलिए हाँ या ना। इसे बोलते हैं रॉ मटेरियल। नाउ अब बात आती है क्या कि भैया रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे डिपेंड करता है। रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। मतलब एक चीज़ पे डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल से बनकर जो फिनिश गुड्स आएगा, तो फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये ध्यान से देखो, बस देखो क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स और सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स। क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट कम है। मतलब एक तरीके से फिनिश गुड्स का जो सेल है, जो सेल प्राइस है, वो उसकी कॉस्ट को कवर अप कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना, अपने रॉ मटेरियल को अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दो। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी। अपने रॉ मटेरियल को अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दो, कोई माथा मगज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर कॉस्ट ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, मतलब आपका फिनिश गुड्स की कॉस्ट कवर अप नहीं हो पा रही है उसकी सेल से, इसमें समझ रहे हो, कॉस्ट को कवर अप नहीं कर पा रहा, मतलब लॉस की कंडीशन है। ये प्रॉफिट की कंडीशन थी और ये लॉस की कंडीशन है। आया समझ में नहीं आया। तो लॉस की कंडीशन में रूल क्या लगेगा, रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू करोगे, कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देखो कॉस्ट का मतलब तो वही होगी तुम्हें रॉ मटेरियल कितने का पड़ा। मैं तुम्हें रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब बता दूं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता क्या है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सपोज मान के चलिए यशिका जो वो मेरी पड़ोसन है, बात के लोग ही नहीं होगी, मान लेते हैं फॉर द टाइम में यशिका मेरी पड़ोसन है। ये भी घर अपने घर पे भी राशन वगैरह लेकर आई थी 500 रुपये का। उस राशन में 10 किलो चीनी लेकर आई थी अपने घर के लिए। इसे 1 किलो चीनी पड़ी थी 40 रुपये की। कितनी की पड़ी थी, 40 रुपये की चीनी पड़ी थी। तो 10 किलो कितनी की पड़ गई, 400 रुपये की पड़ गई। हाँ है ना, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब मेरे घर में क्या हुआ, चीनी खत्म हो गई सपोज मान के चलो। मैंने बोला मैं क्या करूँ, तो पड़ोसी कब काम आएगा। मैं पड़ोसी के पास गया, मैंने कहा बहन जी आप राशन लाए थे, है ना, तो आप चीनी भी लाए होंगे। हाँ लाई हूँ। कितने लाए थे, 10 किलो लाई थी। आप 1 किलो मुझे बेच दोगे, मैंने ऐसा बोल दिया। आप 1 किलो चीनी मुझे बेच देना, ठीक है ना। इस पे 1-1 किलो के 10 पैकेट थे, ऐसा मान के चलते हैं। मैंने बोला हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं भाई साहब, ऐसे ऐसी बात हो गई, है ना। पड़ोसी कैसे बोलता है, ठीक है। इन्होंने एक पैकेट निकाला और मुझे दे दिया। अब एग्जाम्पल समझना, क्या क्लियर है। अब मैंने बोला बहन जी कितने रुपए हुए, मैंने जैसे अमाउंट पूछी। अब मैं मान लेता हूँ जब मैं चीनी लेने के लिए गया था यश के घर पे, उस टाइम पे मार्केट में चीनी का जो भाव चल रहा था, तब मान के चलो 45 रुपये किलो चल रहा था, जिस दुकान से लेकर आई थी। हाँ है ना। अब मुझे बताओ
याशिका को चीनी पड़ी थी 40 रुपए की, बोलो हाँ या ना। और मार्केट में 45 रुपए की चल रही है, बोलो हाँ या ना। अब याशिका दीदी मुझसे कितने रुपए लेंगी, 40 या 45, ये बताओ बस। 50, ठीक है। याशिका दीदी कितने बोल रही है, 40, तू कितने बोल रहा है, 45, दीदी तुम कितने बोल रही हो, 45। रीजन पूछूंगा, बताने पड़ेंगे। 45, 45, उस पर डिपेंड करता है कितने लेगी, अलग बात ही बोल रहा है, अबे कुछ तो बोल। ये एक ऐसा जवाब है हाइपोथेटिकल, इस पर डिपेंड करता है। 40, 40, तो 3 बच्चे 40 कह रहे हैं और 4 बच्चे 45 कह रहे हैं। अब मुझे 45 वाले पहले रीजन देना शुरू करना, पहले तुमसे शुरू करूंगा, बोलो। तुमने 45 तो बोल दिया, वाई? क्या बोला? उसका अमाउंट, उसका अमाउंट कम था, किसका अमाउंट कम था? मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब बात को थोड़ा सा डाइजेस्ट। तो तेरे तक नहीं आ रही तो मेरे तक कितनी आ रही होगी? हाँ दीदी, किसका अमाउंट कम था, मैं समझा नहीं। मैं वही तुमको सही लगेगा, तुम मुझे समझा दो दीदी की बात। दीदी बोलो, तू बोल भी आदर्श। तूने 45 बोला है ना, पर तुमको ऐसा नहीं लग जायज है? देखा जाए, वैसे नहीं, दो दो, देखा जाए तो, देखा जाए तो लाला जी ऐसा है, 45 मांग रही हो, जायज है, दो शब्द हुए। दीदी तुमको ये नहीं लग रहा कि ये नालायक बनती हो रही है कि 40 रुपए की चीज 45 रुपए बेच रही है मेरे को ये? 2 मिनट गया, आर्ग्यूमेंट पे क्यों आ रहा है? मौका दे रहा हूँ मैं, मौका सबको दे रहा हूँ, पहले बकरे छाट लूँ। तू 40 वाला 45 वाला था? ये भी 40 वाला था, ठीक है। 45 का अमाउंट, ये मुझसे चार्ज करिए 45 रुपए। अब कई बार बंदे को लगेगा कि यार ये 40 क्यों नहीं, इसको तो 40 की पड़ी थी, 40 को देना चाहिए था। ऐसा नहीं है, जायज, जायज क्या है, जायज ये है, जायज ये है कि ये, मैं कहूँगा बहन जी अब तो 40 हजार था, 45, आप 5 रुपये कमा रहे हो मेरे से। वो कहेगी भाई साहब बेवकूफ़ हो गए तुम, ठीक। अगर मैं अब जो चीनी, तुम एक काम करो, मत लो चीनी, आप जाओ मार्केट में, आप खुद लेकर आओ, आपको कितनी की पड़ेगी मार्केट में, 45 की। यदि अब मेरे घर की चीनी तो कम हो गई ना तुम्हारी वजह से, मुझे अपने घर की तो पूर्ति करनी पड़ेगी, मेरे घर का मटेरियल कम हो गया। अब लेकिन अब मैं मटेरियल पूर्ति करूंगी तो वही चीज़ मुझे 45 की पड़ेगी, बोलो हाँ ये ना, जो मैं 40 रुपये खरीद के लाई हूँ, सही बात है ये नहीं है? बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो ये बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि जब किसी भी सामान को हटाकर उसकी जगह सेम एज इट इज दूसरा सामान रखा जाता है, तो उसको रखने की जो कॉस्ट आ रही है, सेम कॉस्ट, उसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। तो यानी कि इसकी कॉस्ट कितनी थी, 40, लेकिन रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी आ रही है, 45। आया सही में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? क्लियर? ओ यार, ओ 45 मतलब 35 मान रही है, ये सब धीरे धीरे पता लग गया। अच्छा अच्छा, 45 मतलब 45 होता है, 35 नहीं होता। अच्छा चलो, तुम 35 भी मान रही थी तो भी तुम गधी हो। अच्छा तूने 40 बोला था, हाँ फिर तो तुम गधी नहीं हो। बात क्लियर हो गई? आया समझ में नहीं आया? ठीक है, तो वही लिखा है,
अगर तुम्हारा फिनिश गुड्स बोल रहे हैं, फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस कॉस्ट को कवर अप नहीं कर रहा है, तो तुम देखना कि जो तुम्हारा मटेरियल है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है, विच एवर इज लोअर प्रिंसिपल लगा देना। ये तो आपको पता है कि चलो प्रैक्टिकली नॉर्मली क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, ये तो किताबी ज्ञान हो गया, मैंने पेल दिया। प्रैक्टिकल लोग किस पे वैल्यू करते थे, कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, इतना बकैती कोई करता नहीं है। आया समझ में नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। तो मैंने परचेज कॉस्ट के बारे में बता दिया था, अब बस थोड़ा बहुत ये याद कर लो। कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, इंटरेस्ट कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता, एबनॉर्मल कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता, स्टोरेज कॉस्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ WIP नहीं होता। WIP की स्टोरेज कॉस्ट रिकॉर्डेड होती है, बाकी स्टोरेज कॉस्ट नहीं, मतलब सामान को रखने की लागत रिकॉर्ड नहीं होती, एडमिन ओवरहेड नहीं होते, सेलिंग ओवरहेड नहीं होते, सेलिंग तो अलग से लेस होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कंडीशन लिखी है, इफ इंटरेस्ट और बोरिंग कॉस्ट इंकर टू ब्रिंग इन्वेंट्री इनटू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, द इंटरेस्ट शैल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट। अगर आप इंटरेस्ट को खर्च कर रहे हो इन्वेंट्री को उसकी कंडीशन में, जिस कंडीशन में लाना चाहते हो, जिस लोकेशन पे लाना चाहते हो, उस लोकेशन पे लाने के लिए अगर कोई इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो वो कॉस्ट का पार्ट है, अदरवाइज कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ये बहुत गोल्डन रूल है, याद रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत यूज होता है ये। मेरी बात क्लियर हो गई? चलो तो लिखा है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल देखिए काम करते हैं। सपोज अ मर्चेंट ऑफ फर्नीचर हैविंग 10,000 फिनिश प्रोडक्ट, हैविंग रुपीज 10,000 फिनिश प्रोडक्ट ऑफ फर्नीचर एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 11। यानी कि मान के चलिए किसी मर्चेंट, किसी व्यापारी के पास 10,000 रुपये का सामान है फर्नीचर का, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 12,000 है, सेलिंग एक्सपेंस कितना है, 3,000 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, तो बताओ मैंने क्या बताया, उसकी कॉस्ट कितनी है, 10,000 है ना। NRV कैसे निकालोगे, 12 माइनस 3, 9,000। अरे बोलो आइए ना, कॉस्ट कितनी है 10, NRV कितनी आ रही है 9, विच एवर इज लोअर, किस पे वैल्यू कर दोगे, 9,000 पे। आया समझ में नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। अरे क्लियर है? फिर देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डिफिकल्टीज अराइज इन केस ऑफ वैल्यूएशन WIP एंड रॉ मटेरियल। डिफिकल्टी जो आती है वो WIP में रॉ मटेरियल में आती है, बिकॉज WIP इज अ सेमी फिनिश गुड्स एंड विच इज लाइज इज अंडर प्रोसेसिंग डोंट हैविंग NRV। ये बात मैंने बोली थी। WIP में बकैती क्यों होती है, क्योंकि WIP की NRV होती नहीं है। मैं को बताऊँ बहुत प्रैक्टिकल इसका एग्जाम्पल दूँ, क्योंकि इसका यूज़ जो होता है कॉस्ट ऑडिट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कॉस्ट ऑडिट के अंदर WIP का वैल्यूएशन बहुत मुश्किल ही होता है, मतलब हम करता ही नहीं है कोई, सही बता के चलो ऑडिट के अंदर, क्योंकि WIP का वैल्यूएशन करने के लिए बहुत ठीक ठाक मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स और समय का इन्वेस्टमेंट होता है, ये ध्यान रखना। क्या लिखा, बिकॉज WIP इज अ सेमी फिनिश गुड्स एंड विच इज लाइज इन अंडर प्रोसेसिंग एंड डोंट हैव NRV एंड raw material lies in business for consumption for making finished goods and it don't have NRV, so in case of raw material replacement cost taken as NRV। अब यहाँ पे कह रहे हैं रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन क्यों दिक्कत देता है, क्योंकि रॉ मटेरियल को हम कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए खरीदते नहीं है। तो जिस चीज़ को हम बेचते नहीं तो उसके NRV नहीं है, इसलिए उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट को NRV की तरह ट्रीट किया जाता है। मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मीन्स टुडेज एक्विजिशन कॉस्ट सेम मटेरियल इन सेम कंडीशन एंड लोकेशन। यहाँ पे क्या होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आज मैं सामान को खरीदने के लिए जाता हूँ सेम कंडीशन में, सेम लोकेशन पे, आगे ना, तो मेरी क्या लागत आ रही है, वही मैंने बोला है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कुल मिला की बात मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और फिर मैंने लिखा चलो आओ कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 1 मिनट देना मुझे, 1 मिनट दे देना बस। हाँ जी, बात क्लियर हो गई? चलिए फिर लिखा सपोज एनी प्रोडक्ट, अब ये तुम खुद बताना, ठीक है। सपोज एनी प्रोडक्ट हैविंग इन प्रोसेस, अगर कोई प्रोडक्ट प्रोसेस के अंदर है एंड कॉस्ट ऑलरेडी इंकर्ड ऑन सच प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑलरेडी इंकर हो चुकी है, मतलब सामान मतलब प्रोसेस में है और मेरी जेब से लागत लग चुकी है, कितने रुपए की, 1,000 रुपये की लागत लग चुकी है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? इफ सच गुड्स इन कंप्लीट कंडीशन, कह रहे कि अगर ये कंप्लीट हो जाता है ये सामान, मेरी बात क्लियर हो रही है, अगर ये क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता, देन इट कैन बी सेल 1,300, तब में से 1,300 का बेच सकता था। बोलो हाँ ना। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इफ फर्दर कॉस्ट टू बी इंकर्ड टू ब्रिंग प्रोडक्ट इन कंप्लीट पोजीशन। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है?
ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भैया ये खर्चे तुम्हारे लगेंगे, दो इन्होंने ऑप्शन दे दिए तुम्हें, दो ऑप्शन दे दिए। मेरी बात क्लियर हो गई? तो मुझे पहले तो ये बताओ, डब्ल्यू, पहले केस को सॉल्व करते हैं। WIP की WIP की कॉस्ट कितनी है? 1,000 रुपये। बोलो हाँ या ना। NRV कैसे निकालेंगे? NRV पहले केस में कि भाई अगर मैं इस सामान को WIP को बेच तो सकता नहीं हूँ, लेकिन कंप्लीट होने के बाद बिकेगा तो कितने का बिकेगा? 1,300। पता नहीं क्या, 1,300 में। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? माइनस, उल्टा चलो, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितना है? 250। कितना निकल कर आएगा ये? विच एवरेज लोअर। आंसर कितना आ गया? 1,000। अगर मैं सेकंड ऑप्शन सॉल्व करूँ तो बताओ कॉस्ट कितनी है? 1,000। और NRV कितनी निकालूंगा WIP की? अगर ये WIP कंप्लीट होकर भी गया 1,300 का, माइनस 375 कितना आएगा? विच एवरेज कितने में आया? समझ में नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। अभी देखो, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 2,000। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है? सेलिंग प्राइस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 2,225, और क्या कह रहे? वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? अरे बोलो हाँ ये ना। अब देखो, पहले ध्यान से देखो, तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? 4.5। चलो, और फिर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये माल बन के कितने में तैयार होगा? 3,000। ये वाली बात समझ में आती नहीं आती है? देखिए, माल को बनाने का मतलब क्या है? प्लस कन्वर्जन कॉस्ट 3,000 का। अब बताओ इसका मतलब क्या? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और ये क्या कॉस्ट कम। तो बताओ सेलिंग प्राइस कॉस्ट को कवर कर रहा है नहीं कर रहा है? तो वैल्यूड एट, वैल्यूड वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब कितना बैठेगा? 2,000 में। अरे बोलो हाँ ये ना, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 2,000। तब तुम्हें कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट को देखना नहीं है, तो ये हमारी किसी काम की नहीं है। अरे आया? सही में नहीं आया? अरे क्लियर है? फिर इसी एग्जाम्पल को मैंने क्या करा, उल्टा पेल दिया। अब बताओ सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 2,500, जबकि कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कितना आ रहा है? 3,000। ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? कॉस्ट और NRV। अब बताओ क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाओगे? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट को विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और विच एवर इज, तो किस पे करोगे? वैल्यूड एट 1,750। रॉ मटेरियल आया? समझ में नहीं आया? आ जाओ। यहाँ पे क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 2,000। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है? 3,000। हाँ, तो माल मिल के कितने में तैयार होगा? 3,000 का। सेलिंग प्राइस कितना है? बोलो हाँ या ना। अब बुद्धि का हम प्रयोग करेंगे बढ़िया वाला। देखो यहाँ पे ये एक डिफरेंट केस है जो तुम्हें समझ में आएगा और ज्यादा। बताओ सेलिंग प्राइस कितना है? 2,900। और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 3,000। तो ये सिचुएशन वही हो गई कि सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब मेरा सेल मेरी कॉस्ट को कवर अप नहीं कर पा रहा है। तो नॉर्मली आप नॉर्मली सोचो, प्रिंसिपल क्या लगाते? वैल्यू एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट को विच एवर लोअर। तो आप कहते, आप नॉर्मली जवाब ये दे देते वैल्यूड एट 1,750। सही है ना? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। अब तुम बताओ, जो सामान, इधर देखना, जो सामान तुमने ठीक, जो सामान तुमने 2,000 का खरीदा था, वो तुमने रिकॉर्ड कितने में कर दिया? वो 1,750 में रिकॉर्ड करने से तुमने ऑलरेडी लॉस कितना बुक कर दिया? 250 रुपये का। करती है नहीं करती मेरे बच्चों को? क्या आप ये कह रहे हो भाई, दो जो सामान मेरे 2,000 का, वो 2,000 का नहीं है, 1,750 का रह गया, 250 तुम्हारा लॉस बुक हो गया। लेकिन तुम टेक्निकली देखो यार, लॉस कितना है?
बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है। और तुम बुक कितना कर रहे हो, एक्स्ट्रा कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर ये बुद्धि लगाई जाती है कि बोला जाता है कि भाई अपनी बुद्धि का थोड़ा प्रयोग कर लो, वैल्यूड एट 1900 करो। मतलब इससे ज्यादा लॉस बुक मत करना। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। भाई भविष्य में तुम्हें लॉस कितना दिख रहा है, 100 का दिख रहा है ना, अरे बोलो हाँ ये ना। तो फ्यूचर में आने वाले लॉस को तो रिकॉर्ड करोगे, और तुम ओवर लॉस रिकॉर्ड कर रहे हो 250 रुपये का। अरे मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, क्लियर ही नहीं है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आया, क्लियर ही नहीं है। 1900 कैसा आया, मेरा सामान कितने का था जो मेरे पास है, मुझे 2 का पड़ा था, 100 का लॉस बुक कर दिया, 1900 निकाल दिया। अब थोड़ी यहाँ पर इस क्वेश्चन से कहानी बनेगी हमारी, वो कहानी सुन लो, फिर कहानी से तुम्हें बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। देखो, सेलिंग प्राइस कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा है, यही है। क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं कि सर एक बार बताओ, आप हमें वैल्यूएशन सिखा रहे हो रॉ मटेरियल का, और आप कह रहे हैं रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन है फिनिश गुड्स पर डिपेंड करता है, फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस, फिनिश गुड्स का। एक बच्चे को बोला था कि वायर लेकर आ जा, नालायक है वो बच्चे, कोई ला देगा वायर, नहीं देखा, मना कर दिया, दिखा दूंगा। इतने एरिया में चलने में क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अरे देखो यार क्या लिखा हुआ आ रहा है ये, यस करना है, नो करना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आया समझ में नहीं आया। चलो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे, कि कई बार बच्चे पूछते हैं कि भैया फिनिश गुड्स का कनेक्शन रॉ मटेरियल से क्या ले रहे हो आप, ये सवाल आ जाता है। अब देखो, मैं कह रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस मेरी कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रही, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमारा रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है, समझ गए। मतलब ये जो रॉ मटेरियल है ये महंगा है एक्चुअल में, मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई। और रॉ मटेरियल के महंगा होने से मेरी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और सेलिंग प्राइस कम जा रहा है, तो मुझे लॉस हो रहा है, ऐसे में यार बात क्लियर होगी नहीं हुई, ये बताया जाता है, क्लियर है। अगर मेरा रॉ मटेरियल ही सस्ता आ जाए तो मेरी कॉस्ट कम आएगी, ये बात है नहीं है, और कॉस्ट कम आएगी तो मेरा सेलिंग प्राइस को कवर अप कर लेगा, मेरी बात क्लियर हो गई हो गई, ठीक है। अब तुम बुद्धि लगाओ कि तुमने ये बोला कि जो सामान मैंने 2000 का खरीदा था, आज खरीदूं तो कितने का पड़ेगा, 1750 का पड़ेगा, बोलो हाँ ये ना, अरे बोलो हाँ ये ना। जो सामान मैंने 2000 का खरीदा था, आज खरीदूं तो मुझे कितने का पड़ेगा, 1750 का पड़ेगा, सही बात है ये नहीं है, तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, और कॉस्ट कम होने से क्या होगा, सेलिंग प्राइस मेरा कवर अप हो जाएगा, सही बात है ये नहीं है। भाई 250 रुपये की कॉस्ट कम हो जाएगी ना, अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ यार एक्चुअल में मेरे पास जो रॉ मटेरियल है ना वो है ही महंगा, और उसके महंगा होने से क्या हो रहा है, मेरी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, और कॉस्ट ज़्यादा आने से क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस कवर अप नहीं कर पा रहा, आया क्लियर। तो मुझे अपना सामान 2000 का ना रिकॉर्ड करके कितने का रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 1750 का रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 2000 का सामान जो आया था मैं उसे क्लोजिंग स्टॉक में 1750 का रिकॉर्ड करूंगा, तो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस बुक हो जाएगा 250 का, अरे बोलो हाँ ये ना। जबकि बुद्धि लगाओ, यहाँ पे लॉस कितना आ रहा है, 100 रुपये का, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि भाई साहब 250 रुपये की लागत कवर नहीं हो रही थी ना मेरी, है ना, मतलब हमारे अकॉर्डिंग 250 रुपये की लागत है, जबकि कह रहे खाली 100 रुपये कवर नहीं कर पा रहा मैं, कितने कवर नहीं कर पा रहा, 100 ही नहीं कवर कर पा रहा मैं, आया सही में नहीं आया, नहीं है। यानी कि अगर मैं 250 में से 100 हटा दूं तो कितना बचेगा, 150, 150 तो कवर हो रहे हैं मेरे, तो वो मेरा लॉस नहीं है, आया सही में नहीं आया, बुद्धि लगाई नहीं लगाई। भाई 250 रुपये का नुकसान था मेरा टेक्निकली,
मार्केट के अकॉर्डिंग, बट इसके अकॉर्डिंग कितना नुकसान आ रहा है, 100 का। अरे क्लियर ही नहीं है। तो यानी कि मेरा मेरा सेलिंग प्राइस ये कह रहा है मुझसे, ऐसा मानो मेरा सेलिंग प्राइस मुझसे ये कह रहा है कि भाई साहब तुम्हारा 250 का नुकसान नहीं है। मैं कितना कवर नहीं कर पा रहा, खाली मैं 100 तो कवर नहीं कर पा रहा, तो 100 के लॉस रिकॉर्ड करो ना। अरे बोलो हाँ ना, मैं तुम्हारे 250 में से 150 तो कवर कर रहा हूँ। अरे बोलो हाँ ना, बात खत्म हो गई। तो 2000 में 100 रुपये हटा दो, 1900 में रिकॉर्ड कर दो अपनी रॉ मटेरियल को। आया सही में नहीं आया? दिस इज कॉल्ड एप्लीकेबिलिटी ऑफ टुडे। फ्यूचर में जितना लॉस नजर आ रहा है उतना तो रिकॉर्ड करोगे, तुम ज्यादा क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? आया सही नहीं यार? ये कंडीशन कहीं और नहीं बनी थी। तुमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने एक चीज सीखी कि हम यहाँ पर जब रूल लगाएंगे वैल्यू एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर का जब रूल लगाएंगे, तब एक चीज और चेक करेंगे, क्या मैं ओवर लॉस तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा? क्लियर ही नहीं है? मतलब मेरा लॉस इससे ज्यादा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अरे बोलो हाँ ये ना। अरे क्लियर है ये नहीं है? ठीक है ना? अप टू दिस क्लियर है? इससे कम चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। अरे क्लियर है? ये ध्यान रखना और ये अपने नोट्स बना लेना, ये तुम्हें बनाने हैं नोट्स अपने। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई? चलो अब आते इन्वेंट्री वैल्यूएशन की टेक्निक एंड रिकॉर्ड्स। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की टेक्निक एंड रिकॉर्ड्स। आ जाओ कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की टेक्निक एंड रिकॉर्ड्स। मेरी बात क्लियर हो गई? चलो, तो देयर आर टू इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम टू डिटरमाइनिंग क्वांटिटी रिमेन स्टोर, क्वांटिटी सोल्ड एंड वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म्स। अब तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ध्यान रखना, एक होता है, बोलो फटाफट से, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। देखो मैं आपको एक बात बता के चलता हूँ, जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है ना, क्या होता है बेटा जी? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? स्टॉक टेकिंग होती है। क्या होती है इसे? स्टॉक टेकिंग। अब सवाल आता है स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या होता है? स्टॉक टेकिंग है, मैंने आपको मीनिंग बताया था। स्टॉक टेकिंग को स्टॉक ऑडिट भी कहते हैं, और स्टॉक ऑडिट का मतलब होता है कि अपने गोदाम में जाना, अपने वेयर हाउस में जाना और फिजिकली अपने फिनिश गुड्स को, रॉ मटेरियल मतलब अपनी इन्वेंट्री को क्या करना? काउंट करना। मतलब काउंट करना, यूनिट्स में कैलकुलेट करना, मतलब किलो में, यूनिट्स में, पीसेस में, जिसमें भी मेजरमेंट तुम करते हो। हाँ है ना? जिस भी यूनिट में तुम मेजरमेंट करते हो उस यूनिट के अकॉर्डिंग उसका मेजरमेंट कर लेना कि किलो में है, लीटर में है, यूनिट में है, पीसेस में है, नंबर्स में है। आया समझ में नहीं आया? तो फिजिकली काउंट करना। क्लियर ही नहीं है? और जितना माल निकलता है उसका एज अ क्लोजिंग स्टॉक निकाल के रिकॉर्ड कर देना, उसका वैल्यूएशन कर लेना। आया समझ में नहीं आया? देखिए परपेचुअल में ऐसा नहीं होता। परपेचुअल कहता है कि जो पीरियोडिक करता है वो मैं तो करता ही हूँ, बट मैं एक एक्स्ट्रा चीज बनाता हूँ। परपेचुअल कहता है कि मैं स्टोर लेजर मेंटेन करता हूँ। क्या मेंटेन करता हूँ? स्टोर लेजर। स्टोर लेजर क्या होता है? स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर, ये मान के लो स्टोर डिपार्टमेंट मैनेजर बनाता है उसे, वो हमेशा गेट पे बैठा रहता है। आगे ना, मतलब जब भी माल आएगा स्टोर के अंदर या माल जाएगा, उसकी निगाहों की आगे से जाएगा, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, मतलब पहले वो पास करेगा कि माल जाएगा या माल नहीं आएगा। वो हमेशा अपने स्टोर लेजर के अंदर अकाउंटिंग करता है कि माल आया, कितना आया, किस रेट पे आया, माल गया कितना, कौन सा वाला गया, किस रेट वाला माल गया, किस रेट वाला माल गया, कितने रेट में नहीं गया, मैंने ये नहीं बोला, किस रेट वाला माल गया। भाई कोई भी एक सामान होता है वो अलग अलग रेटों पे आता है। हाँ है ना? तो हमारे पास ये वाला माल जो आया था 10 रुपये पे आया था, 10 वाला माल जा रहा है, ये 12 वाला माल जा रहा है, 15 वाला माल जा रहा है, अलग अलग रेटों पे माल आया हुआ है। आया सही में नहीं आया? तो माल कौन सा कितना आया, किस रेट पर आया, माल कौन सा गया, किस रेट वाला गया। अरे बोलो है, माल इस वक्त कौन सा बच रहा है और किस रेट वाला बच रहा है, ये सब बताता है वो हमें। इसलिए ही नहीं है। तो हमारे पास ऐसा मान के चलो एक स्टेटमेंट होती है और वो स्टेटमेंट बता देती है कि देख भाई तेरे पास फलाना 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 सामान बच रहा होगा, इन रेट वाला सामान बच रहा होगा, जाके चेक कर ले। तो हम उन पर्चों से, अपने पर्चे से माल
गिनना शुरू करते हैं इतना है या नहीं है। अभी गिनने का मतलब क्या है, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम आ गया यहाँ पर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में क्या नहीं है, पर्चा नहीं है, यहाँ पर्चा है। अरे आया समझ में नहीं आया, यही है कि भाई ये वाला माल बचा होना चाहिए। तुम जब चेक करते हो आए ना, तो मूवी देखना, वो तुमने मे भी देखी भी हो, जमुना पार देखी है, उसके अंदर तुमने देखोगे वहाँ पे लड़का करता है भी स्टॉक ऑडिट जूते की दुकान में, आए ना, पर्चे लेके क्रॉस चेक करता रहता है, आए ना, तो स्टॉक ऑडिट ही कर रहा है, स्टॉक टेकिंग कर रहा है, स्टॉक वैल्यूएशन पे काम हो रहा है, आए ना। लेकिन स्टॉक वैल्यूएशन जो होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जाता है, एमसीपी भी जाता है, इनकम टैक्स के अंदर भी जाता है। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। फिजिकल काउंटिंग करना, और अगर कोई माल गायब है तो वो पूछता है भाई ये बारकोड वाला माल नहीं है, कहाँ है, काउंटिंग नहीं आ रही, कहाँ है, कहाँ गया। बात क्या होगी ना भाई, आग लगी है, चोरी हुआ है, एक्सीडेंटल हुआ है, माल उठा के वो ले गया, बात क्या होगी ना भाई, आया समझ में नहीं आया। ये सब क्या होता है मेरे बेटा जी, ये मतलब एक तरीके से चोरी चकारी या एबनॉर्मल लॉसेस को पकड़ने में ये बहुत बड़ा कारगर साबित होता है, बड़ी कॉस्टली होता है। कॉस्टली का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे खाली नॉर्मली काउंटिंग नहीं होती, यहाँ पे तुम्हें परमानेंट एक बंदा बिठाना पड़ता है इस काम के लिए कि भाई तेरा काम ही यही है, माल का आना दे, माल का जाना दे। कॉस्टली पड़ रहा है, ये कॉस्टली नहीं होता, यहाँ पे तो बंदा आता है, गिनता है, बस चला जाता है, आए ना, माल लॉस हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, मतलब आप अकाउंटेबिलिटी पैदा नहीं कर सकते, समझ रहे हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा नहीं करता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग समझते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब ये है कि अगर कंपनी के साथ कुछ भी नफा नुकसान कुछ भी हो रहा है तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है। भाई वो थप्पड़ किसमें मारे जाए और ताले किसके लिए बजाई जाए, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आया समझ में नहीं आया, नहीं नहीं है। अब मान लो कि चोरी चकारी कोई भी एबनॉर्मल लॉस होता है इस वाले सिस्टम में, स्टोर डिपार्टमेंट का मैनेजर का गर्दन पकड़ी जाएगी, नहीं पकड़ी जाएगी, हाँ भाई तेरे होते हो कैसे गया, ये कौन है रिस्पॉन्सिबल बता, ये बात ही नहीं है, उसे जवाब देना पड़ेगा। क्लियर है ही नहीं है, पैसा इस बात का ले रहा है नहीं ले रहा है, वो इसी कंट्रोलिंग का तो पैसा ले रहा है, इसी चौकीदारी का तो पैसा ले रहा है वो, तो पूछा जाएगा भाई क्यों हो रहा है ये काम, तेरे होते हो कैसे गया, जब बात इतना आया था तो इतना बच क्यों नहीं रहा। हाँ है ना, क्लियर है ये नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो गार्ड भैया बैठे हुए थे, उन्हें क्या पता, वो तो पर्चे देखते हैं, पास कर बात खत्म, बोलो हाँ या नहीं, तो गार्ड भैया बैठे हो बस, तो गार्ड भैया, तुम गार्ड भैया पकड़ लोगे क्या, नहीं, बात करो। वो कितनी अकाउंटेबिलिटी, वो तो बाबूजी बाबूजी का भाई, बाबूजी 5,000 रुपये दे रहे हो, 10,000 रुपये दे रहे हो, क्या करवाओगे। होता है, कई लोग करते हैं काम। वो गार्ड भैया को ही क्या बनाए थे, वॉचमैन को क्या बनाए थे, स्टोर मैनेजर बनाए थे, क्योंकि भाई वो स्टोर मैनेजर नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा नहीं कर सकते, मैं मुंह में तमाचे मारे चले जाऊंगा। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, आया समझ में नहीं आया, ठीक है, मारूंगा कि लगेंगे इसको, झंझनाहट पैदा हो जाएगी पूरी बॉडी में। आया, अरे क्लियर है, चलिए, इसके तो सिलेबस में नहीं है, इसे दांत काटने का मौका है, सिर पे नहीं है, काट ली। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, पिछले बैच के अंदर भी ऐसा करते थे सीएमए वाले बच्चे, ठीक है, बस ये बताने जा रहा हूँ, और वो बच्चे बेचारे सीए में फेल हो गए, क्योंकि सीए वाले बच्चे जब हंसते थे वो सीए वाले बच्चे भी करना शुरू कर देते थे, और वो सीएमए वाला बच्चा पास हो गया, और जो सीए वाले बच्चे हंसते थे वो फेल हो गए, समझ गया, शॉर्ट में समझ। तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा नहीं करता और कॉस्ट भी कम होता है, बात क्लियर होगी नहीं हो गई, ठीक है, ये है। अब पढ़े, दिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो नेम्ड एज फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम, इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम भी कहते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं बोलो, आप समझ गए होंगे, फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम फिजिकली जाकर चीजों को काउंट करना। आगे चलो, दिस इन्वेंटरी सिस्टम कैलकुलेट स्टॉक इन दी है, स्टॉक इन हैंड एट पर्टिकुलर डेट बाय फिजिकली काउंटिंग ऑफ स्टॉक इन गोडाउन और वेयर हाउसेस, मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे कोई बंदा जाता है और काउंटिंग करके आ जाता है। According to the limitation of this system, ये कमियां हैं इसकी, क्या लिखा है, इग्नोरेंस ऑफ लॉस ऑफ गुड्स, सामान जो खराब हुआ क्या कारण था उसका, खराब हो गया ठीक है, क्या कारण था,
वो पता लगाना बड़ा मुश्किल है इसमें। इन्वेंट्री कंट्रोल नॉट पॉसिबल, इन्वेंट्री कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ जा रहे हो कंट्रोल करो, मतलब जा रहे हो काउंट कर रहे हो, बात खत्म। माल कहाँ गया, कैसे गया, कितना हजम हो गया, वो तुम्हें पता नहीं है। इट रिक्वायर क्लोजर ऑफ द नॉर्मल ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि जब आप काउंटिंग कर रहे होते हो, जिस समय पे तुम काउंटिंग कर रहे होते हो उस समय तक वेयर हाउस की ट्रांजेक्शन खत्म कर देते हो तुम, क्योंकि काउंटिंग चल रही है। अब मुझे बताओ, सामान का आना ले जाना भी चल रहा है और काउंटिंग चल रही है, पॉसिबल है? नहीं। भाई रुक जा, भाई रुक जा, काउंटिंग बिगड़ जाएगी मेरी। ये भी मेरी बात हो जाती है ना कि जब तुम नोट गिन रहे होते हो, किसी भी चीज काउंट कर रहे होते हो, तो तुम दूसरे बंदे को कहते चुप हो जा गिल्लू। डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम काउंटिंग कर रहे हो, और काउंटिंग करते वक्त बंदा डिस्टर्ब होना नहीं चाहता, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन चाहिए। यहाँ पे क्या था भाई, नॉर्मल क्लोजर ऑफ द बिजनेस हो जाता है। आया समझ में नहीं आया? कैरी मोर द मशीन ईयर। और अगर थोड़ा बहुत कंट्रोल करना है इसके थ्रू, तो तुम्हें एक से ज्यादा बार करना पड़ेगा, मतलब बात बात पे करना पड़ेगा। आया समझ में नहीं आया? ये इसकी कमियां हैं। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी स्टेटमेंट बनती है कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेस कितना हुआ और क्लोजिंग स्टॉक कितना था। मतलब यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है, सुनो। पहले से कितना माल था प्लस परचेस कितना माल आया माइनस क्लोजिंग कितना बच रहा है, तो सीओजीएस हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, ओपनिंग स्टॉक कहाँ से पता लगता है, क्योंकि लास्ट से अगर तुमने क्लोजिंग निकाला होगा, इतनी बात मैंने पहले बोली थी कि क्लोजिंग स्टॉक को हम फाइंड नहीं करते, सॉरी ओपनिंग को फाइंड नहीं करते, लास्ट से क्लोजिंग ही हमारा क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो ओपनिंग तो पिछले साल से मिल जाएगा। नेट परचेस कैसे पता लगेगा, डॉक्यूमेंट परचेस की बिलों से पता लगता है, ये मैंने बताया था। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कैसे पता लगेगा, फिजिकली काउंटिंग से। अब एग्जांपल समझो, इसका मतलब पता क्या है, सपोज मान के चलो तुम्हारे पास पहले से कितनी यूनिट थी, 100 यूनिट थी, तुमने परचेस कितनी करी, 1000 करी, काउंटिंग में 80 बच रही है, आइए ना, तो 1020 ये तुम्हारा सीओजीएस आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन ये 1020 प्योर सीओजीएस है ही नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या पता है, चलो तुम अगर तुम सारे सेल्स के बिल निकालने बैठोगे ना और सेल्स की सारी क्वांटिटी को जोड़ने बैठ जाओ, तो हो सकता है सेल्स की क्वांटिटी कितनी आ रही हो, अब बुद्धि का यूज करो, सेल्स की क्वांटिटी कितनी आ रही है 1000, और तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिखा रहे हो 1020, तुम ज्यादा दिखा रहे हो, दिखा रहे हो कितना दिखा रहे हो 20। ये एक्चुअल में क्या हुआ, ये एबनॉर्मल लॉस हुआ है। सामान तुम्हारा कब कहाँ चला गया तुम्हें पता, सेल तुम्हारी कम यूनिट की है और तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा यूनिट का आ रहा है। अरे बोलो हाँ, ये ना, यानी कि तुम अपनी एबनॉर्मल लॉस को कवर अप कर अपनी सेल से, दैट मींस प्योर मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा, इसमें कमी है। आया? देखो, जबकि परपेचुअल में क्या होता है, दिस सिस्टम फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड या फीफो लीफो वेटेड एवरेज रखते हैं, यानी कि कुल मिला के बता रहा हूँ यहाँ पे क्या बनता है, स्टोर लेजर बनता है, वो बनाना सीखेंगे हम। स्टोर लेजर में बैलेंस स्टॉक रिवाइज होता रहता है हर रिसिप्ट और इश्यू के बाद, जब भी माल आता है और जब भी माल जाता है, आए ना। तो स्टोर डिपार्टमेंट का स्टोर मैनेजर पता क्या करता है, माल आया अब गोदाम में इतना है, माल गया अब गोदाम में इतना है, हर बार माल के आने पर और हर बार माल के जाने पर वो अपना बैलेंस रिवाइज करता है। इट्स लाइक अ पासबुक। पासबुक देखिए कभी, हर बैंक क्या करता है, जब भी तुम रुपए निकालोगे नया बैलेंस बताएगा, जब भी तुम पैसे डालोगे फिर नया बैलेंस बताएगा। तुम कभी भी पासबुक को देखोगे तो हर ट्रांजेक्शन के बाद वो तुम्हें बैलेंस दे रहा होता है, इसके बाद ये बैलेंस है, इसके बाद ये बैलेंस है। बिल्कुल ये भी ऐसे ही काम करता है, बिल्कुल पासबुक स्टाइल होता है, माल आने पर बैलेंस रिवाइज, माल जाने पर। मतलब एक तरीके से कंपनी एंटिटी या स्टोर डिपार्टमेंट, ये स्टोर डिपार्टमेंट का मैनेजर अपडेटेड होता है कि मेरे गोदाम में कितना माल पड़ा हुआ है, क्योंकि वो स्टोर लेजर बना रहा है। पीरियोडिक में ऐसा होता नहीं है, क्लियर ही नहीं है? आया? अरे बोलो हाँ, ये ना, ठीक है। इन दिस सिस्टम कॉस्ट ऑफ गुड्स इशू सेल स्टॉक इन हैंड डायरेक्टली डिटरमाइंड, मतलब इस वाले सिस्टम से ना, देखो ये स्टोर लेजर है, ये सीखोगे तुम अभी, ठीक है ना। इस वाले सिस्टम से हमें पता लग जाता है कितना माल आया, कितना गया, मतलब और कितना बच रहा, ऑटोमेटिक डायरेक्टली पता लग जाता है, तुम्हें तो माथा मगज करने की जरूरत नहीं है। दिस सिस्टम कैलकुलेट एक्चुअल सीओजीएस, ये तुम्हें सही सीओजीएस कैलकुलेट करके देता है, डिटेक्टिंग लॉस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर बाय कंपेयरिंग स्टॉक एज स्टोर लेजर एंड फिजिकल स्टॉक लाइज इन द स्टोर।
मतलब ये तुम्हें एक्चुअल बता देगा कितना माल तुम्हारा बिका है, कितना माल तुम्हारा गया है, यूज हुआ है ना। और तुम्हें एबनॉर्मल लॉस भी बता देगा। कैसे बता देगा कि भाई देखो पर्चा ये बता रहा है गोदाम में ये है, आएगा ना, पर्चा ये बता रहा है गोदाम में ये है, मतलब पर्चा बता रहा है 1000 यूनिट होनी चाहिए और गोदाम में निकल रही है 990 यूनिट, 10 यूनिट कहाँ गई है बताओ। या तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग में गड़बड़ है, या फिर भैया माल चोरी हुआ है, आग लगी है, वॉट एवर। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? होता होगा बेटा, देखो तुम्हें पता ही है बड़ी बड़ी कंपनियों में ये एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। क्लियर ही नहीं है, ठीक है। बाय कंपेयरिंग दिस इट मीन्स दिस सिस्टम ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ, मतलब ये सिस्टम प्रियोरिटी की कमी को पूरा कर देता है, मतलब ये इन्वेंट्री कंट्रोल करवाता है। आया समझ में नहीं आया? ये कॉमन सेंस है, मैं आपको बता के चल रहा हूँ। अगर मान के चलो तुम्हारी दुकान के अंदर सामान आया, ठीक है, आया और धर दिया, मतलब तुम्हारी परचूने की दुकान है, परचूने की दुकान में लड़के काम करते हैं मालिक के अलावा, सामान देते हैं। मालिक ऐसे सच कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता, मालिक ने माल खरीदा लगा दिया बात खत्म, मालिक को नहीं पता क्या क्या माल पड़ा हुआ। होता है बेटा ऐसा, क्योंकि ध्यान रखना कि मालिक परचूने की दुकान में कोई एक इन्वेंट्री नहीं होती, कई कई 100 तरीके की इन्वेंट्रीज होती हैं। आए ना, एक आधा माल इधर उधर हो भी गया, एक मूंगफली का पैकेट खोल के खा भी लिया तो क्या पता चला। सही बात है ही नहीं, लड़के कर देते हैं ऐसा काम कि प्योरिटी है, क्योंकि वहां पे इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं हो रहा। बोलो हाँ ये ना। लेकिन अगर मान के चलो अब तो ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए हैं, बस मालिक को थोड़ा पढ़ा लिखा होना है, मालिक को थोड़ा सा अलर्ट होना है। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? क्लियर ही नहीं है। अगर मान के चलो कि मालिक ने पहले इन्वेंट्री चढ़ा दी, बोलो हाँ ये ना, या आजकल आपको पता है बारकोड स्कैनिंग चलता है, चलता है नहीं चलता है? ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोलिंग ही तो है। जब भी कोई स्टोर से सामान जाता है तो वो बारकोड दिखाता है, टिक 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 करके बिलिंग होती है, होती है। बोलो हाँ ये ना, वो मशीन ये बता देगी। मतलब अगर कोई कहेगा ना अरे टाटा की चाय नहीं है क्या, 2 पैकेट होने चाहिए, समझ गए मेरी बातों को? यहीं से पता लग जाएगा तुम्हें, 2 पैकेट होने चाहिए। कहाँ है, कहाँ है? बस लंका लगा दो सारे लोंडो की, कौन पिया है चाय। आप समझे नहीं समझे? ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये इन्वेंट्री कंट्रोलिंग सिस्टम्स है पहले, जो तुम्हारे माल को चोरी चकारी से बचाते हैं। बट देखो अब वही वाली बात हो जाती है। देखो अगर मालिक पढ़ा लिखा है तो खुद खुद एंट्री करता फिरेगा, और अगर मालिक पढ़ा लिखा नहीं है तो किसी लोंडे को रखेगा और वो लोंडा यही काम करेगा। लेकिन वो लोंडा क्या लेगा, ये कॉस्टली है लेकिन कंट्रोलिंग है। हाँ है ना। बस तुम एक चीज़ कंपेयर कर लो, क्या कंपेयर कर लो कि पूरे साल भर में जितना नुकसान हो रहा है, अगर बंदे की सैलरी उससे कम है तो रखने में बुराई, नुकसान तो हो ही रहा है भाई, खर्चा तो हो ही रहा है ना। अब खर्चे का क्या, तो लोंडे को पकड़ा दो उस नाम का, या फिर उतना नुकसान झेलते रहो। अब मान लो अगर नुकसान हो रहा है 4 लाख का, तो लोंडा 2 लाख में बैठ जाएगा, तो 2 लाख तो बचाओगे। यही व्यापार, यही इन्वेंट्री कंट्रोलिंग। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात समझे कि मैं समझाना चाह रहा हूँ? तो हम लागत को बचाने के चक्कर में तो कई बार कर बैठते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें भी मैं अपना भी सिस्टम दिखाऊंगा ना, हालांकि मैं ही कंट्रोल करता हूँ ये चीज़ें दूसरे वाले वेंचर पे, जो तुम्हें पता है ऑलरेडी, है ना। तो उसमें मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता हूँ, मतलब इन्वेंट्री कितनी इन है और कितनी आउट है, मैं बहुत प्रॉपर रिकॉर्डिंग लेके चलता हूँ। हाँ, जहाँ पे मुझे इन्वेंट्री को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ये हो भी है तो चोरी क्या ही है, समझे, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है मेरे। आप समझ पा रहे हो? कुछ इन्वेंट्री होती है, बहुत स्मॉल काइंड ऑफ इन्वेंट्रीज होती है, उनका उनको कितना यूज़ कर लिया या कितना आया उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, वो इन्वेंट्री होती भी कैसी है, वो ऐसी होती है कि अगर एक आधा खराब भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ पा रहे हो? उनसे फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, मेजर इन्वेंट्री की कंट्रोलिंग होनी जरूरी है। आप आगे जाके पढ़ोगे एपीसी कंट्रोल पढ़ोगे आप आगे जाके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, वहां बातें होती हैं वाली। आया क्या लिखा है? इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल, लॉ ऑफ स्टॉक कैन बी डिटेक्ट। क्लियर ही नहीं है? क्लोजर ऑपरेशन समटाइम नॉट रिक्वायर्ड, मतलब आप कैलकुलेशन कर लो माल की रिकॉर्डिंग चल रही है, क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टोर लेजर प्रिपेयर ऑन डेली बेसिस, और माल मतलब जो स्टेटमेंट बनती है वो रोज डेली बेसिस पे बनती है।
बट सिस्टम क्या है, नहीं है। और देखो मैंने हिंट में लिखा भी है कि अगर तुम परफेक्चुअल फॉलो कर रहे हो तो पीरियोडिक तो ऑटोमेटिक फॉलो कर। ये वाली चर्चा मैं फिलहाल तुमसे अभी करने वाला नहीं, ये करूंगा जब सिखाऊंगा। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है या नहीं है? अरे बोल दो हाँ या ना। आ जाओ, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ क्या बनाना, स्टोर लेजर बनाना। स्टोर लेजर, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर कितना बेटा, सॉरी, पेज नंबर 140। देखो स्टोर लेजर बनाने के मेथड तो बहुत सारे हैं, बट आप पढ़ेंगे खाली 3, फीफो लिफो और वेटेड। बोलो फीफो। ठीक है, मैं फीफो सिखा रहा हूँ, लिफो ओरली बताऊंगा, घर पे खुद करना है। बात क्लियर हो गई? फिर मैं वेटेड सिखाऊंगा। मेरी बात क्लियर हो गई? आ जाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मिड ऑफ द पेज, स्टोर लेजर, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, फीफो। गड़बड़ हो गई। देखो यहां पर आपका आएगा पहले डेट, यहां पर आपका आएगा पर्टिकुलर, यहां पर आपका आएगा रिसिप्ट, यहां पर आपका आएगा इशू, और यहां पर आपका आएगा बैलेंस। ठीक है, यहां पर आप लिखोगे क्वांटिटी,
यहाँ पे लिखोगे रेट, यहाँ पे लिखोगे अमाउंट, यहाँ पे लिखोगे क्वांटिटी, यहाँ पे लिखोगे रेट, यहाँ पे लिखोगे अमाउंट, यहाँ पे लिखोगे क्वांटिटी, यहाँ पे लिखोगे रेट, यहाँ पे लिखोगे अमाउंट। अमाउंट को रुपीज़ का सिंबल बना सकते हो, ठीक है। मुझे लग रहा है पैड भी खराब हो गया ये, बहुत टाइम से यूज हो रहा है ना ये। देखो क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। देखो फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बोलो फर्स्ट इन फर्स्ट इन, जो माल पहले आया, फर्स्ट आउट वो पहले आउट होगा, पहले बिकेगा। इसका मतलब क्या है, पुराना माल पहले निकालो, नया माल बाद में निकालो। आया समझ में नहीं आया? फिर बात क्लियर होगी नहीं होगी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बात क्लियर हो गई? क्लियर है? अब लिखा है एक्स हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ 6 मंथ एंड 30 जून 11। ठीक है, एक्स ये 6 महीने का तुम्हें डेटा दे रहेगा 30 जून 11 तक। बताओ जनवरी की 1 तारीख को क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो 600 यूनिट, कितने रुपए का? 10 रुपए का। अब जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे समझते रहना। पहले तुम्हें जनवरी की 1 तारीख लिखनी है, पहले तुम्हें जनवरी की 1 तारीख लिखनी है और यहाँ पे लिखना है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, क्या तुम्हारे पास पहले से कितना माल था। इस क्वेश्चन में दे रखा नहीं है, अगर होता तो ना तो वो रिसिप्ट है ना वो इशू है। उसी तरह क्वांटिटी इधर आती, रेट इधर आता और मल्टीप्लाई करके अमाउंट इधर आ जाती, क्वांटिटी और रेट की मल्टीप्लाई कर देते। आया? इस क्वेश्चन में नहीं, मैंने लिखा नहीं है, समझाने के लिए बता दिया। फिर मैंने लिखी यहाँ पे जनवरी की 1 तारीख, मैंने क्या करा है? परचेजेस। कितनी परचेज करी है? किताबें कहाँ हैं मेरी? लग तुम्हारे आसार है नहीं पढ़ने वाले बच्चों के? कितना के? 6,000। आया से भी नहीं आया? क्लियर है? मैंने क्या बोला, तुम्हारे पास माल आया, गोदाम पे इतना होना चाहिए, बैलेंस। फिर क्या करा, फरवरी की 1 तारीख में फिर परचेज करा 212 रुपए का। इधर देखो फरवरी की 1 तारीख, अगेन क्या है, कितनी क्वांटिटी, कितने रुपए की, कितने रुपए हो गए? माल गया नहीं है। अब देखो लिखोगे कैसे, ऊपर वाला रिपीट करो दोबारा से और 200 और आ गया। ये देखो 200 और आ गया, कितने रुपए का? 2400। और यहाँ पे बना देना एक ऐसे बंच। इसका मतलब ये है कि मेरे गोदाम में पहले से 600 वाला तो था ही, 200 वाला और आ गया, तो कुल मिला के 2 तरीके के माल हैं। मतलब माल तो एक ही है पर 2 तरीके के बोल, क्योंकि अलग अलग रेट है, एक 10 वाला पड़ा, एक 12 वाला पड़ा। आएगा? अरे क्लियर है? तो मतलब ऊपर वाला बैलेंस रिवाइज होगा, दोबारा लिखा जाएगा। अरे क्लियर है? उसके बाद क्या लिखा, फरवरी की 15 तारीख, बताओ क्या करा, सेल करी 200 यूनिट, कितने रुपए की? 15 रुपए की। यहाँ पे लिखना फरवरी की 15 तारीख सेल, कितना माल हो गया? 200। क्या लगा रहे हैं? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बताओ पुराना माल कौन सा था? 10 रुपए वाला, तो ये पहले निकलेगा। समझ गए? कितनी क्वांटिटी बेची है? 200। तुम बोलो मैं कि मैंने 200 क्वांटिटी बेची है, मैंने 200 क्वांटिटी बेची है 10 वाली। मैंने क्या बोला था, कितने वाला माल जा रहा है, कितने में जा रहा है, मैंने ये बोला नहीं था। ये 15 मत लिख देना कि मैंने सेल पर, या सेल प्राइस, ये पूरा कॉस्ट के ऊपर ही चलता है। मेरा 10 वाला माल गया है, तो अब मेरे पास क्या बच रहा है दीदी? 400 बच रहा है 10 वाला, और 200 वाला मतलब 12 वाला तो एज इट इज है। ये वाली बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? लेकिन आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बंच बना दिया मैंने। दीदी क्लियर है?
फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब कई बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन, जो लास्ट में आया, बिल्कुल आखिर में आया, बिल्कुल लेटेस्ट माल, उसे पहले निकाल डालो। समझ गए? तो मतलब लास्ट में कौन सा है? 200। अगर मैं लीफो लगा रहा होता तो मैं 12 वाली यूनिट निकालता, और यहाँ बचती 600 ही, बट 10 वाली बचती। बच अब भी 600 रही है, बट अलग अलग रेट की। आया समझ में? नहीं आया? तो फीफो में मान लो ऊपर से चल रहा है, लीफो में नीचे से चल रहा है। समझ गए? इंडिया में वैसे लीफो लगता नहीं है। अप्रैल 1 क्या लिखा है? 300 वाला है, 15 वाला परचेस करा अप्रैल की 1 तारीख। क्या बेटा परचेज है? कितना बेटा कितना? 300। 15 वाला 4500 का माल, डैश डैश डैश। कितना माल है? 400 तो 10 वाला है, 200 क्वांटिटी 12 वाली है, 300 आ गई 15 वाली। बहुत बढ़िया। ये कितना हो गया? 4000, 2400 और 45। ये बन गया मेरी ये कैटेगरी। ये करते हुए चलना, इससे तुम्हें कंफ्यूजन कम होगी, क्योंकि तुम पहले तो बंच बना के चल रहे हो। क्लियर है? अप्रैल की 1 हो गई। अप्रैल 15 में क्या करा? माल बेचा। कितना? 400। 20 में बेचा। अप्रैल की 15 में क्या करें? अरे कितना बेचा बेटा? 400 बेचा। अच्छा कौन सा माल पहले निकालूंगा? पूरा ये निकल जाएगा। 10 रुपए वाला फीफो के अकॉर्डिंग 4000 वाला माल गया। अब बच क्या रहा है? 10 वाला 200, 15 वाला 300। ये बात ही नहीं है। ऐसी गलती में जानबूझ की कर देता हूँ। 2400 आ गया। जून 1 में क्या करा? परचेस करा 320 रुपए में। जून 1 है ना? क्या करा मैंने? कितना? 320 रुपए पे। क्या लिखूं? 212 वाला है, 315 वाला है, 20 वाला है। ये 2400 का माल है, 4500 का माल है। आ गया समझ में? डन। अब उसके बाद क्या आया? 350। जून 15 है ना? सेल्स। अब दो क्या निकालेंगे? 350 कैसे निकाल? फीफो पहले क्या निकालोगे? 200। 200 तो 12 वाला जाएगा, 150 15 वाला है। अब आया समझ में? नहीं आया? ये हो गया तुम्हारा 2400, 2250। तो बचेगा क्या? 150 बचा 15 वाला, और 300 बचा 20 वाला। ये हो गया तुम्हारा 2250 का ये माल। ये मेरा बंच खत्म। कुछ और बोला नहीं है। अब क्या करूं? छोड़ दो। कॉलिंग क्वांटिटी और अमाउंट का टोटल होता है। अब इधर देखो, पहले इधर देखो, यहाँ पे कितना दिखाओगे खाली? ये पूरा नहीं, ये और ये 8250। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। ये मेरा, कि भैया इतना माल बच रहा है, ये अलग अलग रेट की टोटल अमाउंट इतनी है। अच्छा इसमें टोटल ये करो पूरा, जोड़ो दीदी। 200, 600, 600 और 200, 800, 950। इसे जोड़ो अमाउंटों को। 2000, 4 6, 10,000। इसे जोड़ो। 600, 200, 800, 800, 300, 1100, 1100 और 300।
अब 1100 1400 हो गया ना, 18,000। देखो मैंने इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो था नहीं, ओपनिंग होता तो कैलकुलेशन थोड़े अलग तरीके से बता देता, लेकिन यहाँ तुम्हें दिख भी रहा होगा। देखो माल कितना आया, 1400 यूनिट, गया कितना, तो बचने कितना चाहिए, ये टोटल इतने का माल आया, टोटल इतने का माल गया, कितना बच रहा है। हाँ अगर ओपनिंग स्टॉक दे रखा होता क्वेश्चन में, तो ओपनिंग, क्योंकि इसमें तो आता नहीं ओपनिंग काउंटिंग में, ओपनिंग यहाँ लिखा जाता है ना, हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक इतना था, इतना आया, इतना गया, इतना बच रहा है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स यूनिट इज इक्वल टू क्लोजिंग ना, वही नहीं होगा। देखो इस क्वेश्चन में, इस वैरायटी में तुम्हें ऑलरेडी क्या पता लग रहा है ऑटोमेटिक ही, ये तुम्हें पता लग गया क्लोजिंग स्टॉक, कितना माल बच रहा है, कितनी क्वांटिटी बच रही है, जाके चेक करियो, आए ना, इससे कम आएगी तो इनकी लॉस हुआ है। ये तुम्हें क्या पता लग गया, सीओजीएस, सेल्स नहीं है ये, सीओजीएस, क्योंकि तुमने सेल वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करी, तुमने कॉस्ट रिकॉर्ड करी है यहाँ पे, ये सेल नहीं है, ये सीओजीएस। जो माल तुमने बेचा है वो तुम्हें कितने का पड़ा था, इतने का पड़ा, और ये क्या तुम्हारी परचेज। आया समझ में, नहीं आया बोल दीजिए फटाफट से हाँ या ना। ऑल डन, डन डन डन, ठीक है। देखो कोई तुमसे प्रॉफिट पूछे तो बता देना, निकाल दो सेल्स, बताओ तुमने कहाँ का माल बेचा था, ये रहा, ये रहा और ये रहा। 200 बेचा था, 200 बेचा था 15 रुपए पे, तू याद कर ले, 200 बेचा था 15 रुपए पे, ये 3,000 रुपये हो गए, ये कितना हो गया, तो चूंकि 8,000 रुपये, और ये कितना हो गया 25 के अकॉर्डिंग 8,400, तो 3 + 8 + 84, बेटा कितना आ रहा है 19,400 लेस सीओजीएस, कितना तो ऊपर 10,650, ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा, आ गया, क्लियर है। बस कह रहे ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखा दो, दिखा दो ट्रेडिंग में, ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, परचेज ये दिखाओगे, सेल ये दिखाओगे, आइए ना, क्लोजिंग सेल ये नहीं दिखानी, सेल सेल ये दिखाओगे, क्लोजिंग ये दिखाओगे, प्रॉफिट यही आएगा तुम्हारा निकल के। कर सकते हैं, तो मैं कर देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक है नहीं, कितना वो लिखाऊं, अमाउंट 18,900, सेल्स कितनी दिखाऊं, क्लोजिंग स्टॉक कितनी दिखाऊं, निकालो। डन, क्लियर है, क्योंकि सीओजीएस का इफेक्ट वही आ रहा है जो आना चाहिए। क्लियर है बच्चे, ये सर अगर एक बात मानो, अगर हम फिजिकल काउंटिंग करते हैं, अभी मैं कहानी बना रहा हूँ, तो अगर मान लो अभी तो आपने अभी आपने क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखा दिया, इतना दिखा दिया, ये ध्यान रखना मैंने इतना क्यों दिखाया, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि जब मैं गोदाम के अंदर काउंटिंग करने के लिए गया तो मेरे गोदाम में इतना ही माल निकला, मेरे गोदाम में इतना ही माल निकला, इसलिए मैंने ये दिखाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे दिखाया जाता है, फिजिकली काउंट करके। तो अगर मान लो फिजिकली काउंटिंग में 430 यूनिट आ रही होती, कितनी आ रही होती, और आनी कितनी चाहिए थी, तो ज्यादा नहीं, कम आ रही है, कितनी कम आ रही है, कहाँ गई कुछ पता नहीं है, क्या मानेंगे एबनॉर्मल लॉस। तो सर फिर क्या करते, तब यहाँ पे मैं करता, यहाँ पर बाय एबनॉर्मल लॉस के नाम से बाहर करता अमाउंट को, समझ गए, यहाँ तो दिखाता 430 के वैल्यूएशन, और यहाँ एबनॉर्मल लॉस के नाम से क्या कर देता,
बाहर कर देता और वो पीएनएल में ले जाता, मैं कहाँ ले जाता, पीएनएल में। यहाँ से क्रेडिट करके पीएनएल में क्या कर देता, डेबिट, क्योंकि एब्नॉर्मल लॉस तो खर्चा ही है, दिखाना तो पड़ेगा मुझे, बोलो हाँ या ना। कई एंटिटीज ऐसा भी करती हैं, वो यहीं पे 430 दिखा दी हैं और यहीं पे ही लॉस को एडजस्ट कर देती है, क्योंकि लॉस की वजह से प्रॉफिट क्या आएगा, कम आया। समझ में नहीं आया? अरे क्लियर है मेरी बात, बोलिए फटाफट से हाँ या ना। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसका सिखाऊंगा आपको वेटेड वाला, आपको फीफो ओपन अप करना है और लीफो ओपन अप करना है इसी क्वेश्चन का। बाकी अगर क्वेश्चन इसके जैसे सिमिलर होंगे तो करके देख लेना, नहीं तो इतना ही कर लेना। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद जय भारत।